कौन गया? करंट। चलो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में आइसो मतलब होता है सेम, और थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर ना बदले, टेम्परेचर सेम रहे, तो मैंने लिखा अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन which occur at constant temperature. A thermodynamic process of compression या expansion which occur at constant temperature is called isothermal process. बस समझ में आ गई? इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास PV is equal to constant. PV is equal to constant, और एक और चीज लिख सकते हो आप लोग, P1 V1 बराबर कितना, P2 V2 बराबर K। P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K। तो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K कांस्टेंट के है। तो ये भी लिख सकते हो अगर आपको दो प्रेशर और दो वॉल्यूम के बीच में कंपेयर करना है तो। आगे बात समझ में? अब कंडीशन 4 आइसोथर्मल प्रोसेस। इसकी कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन है वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिस भी कंटेनर में इसको रखा है हमने, शुड बी, walls of container should be perfectly conducting। तो जो वॉल्स ऑफ कंटेनर है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। किस लिए? सो दैट हीट कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ताकि जो हीट है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो सके। अभी बात समझ में? दूसरी बात, प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी स्लो। तो चाहे गैस का एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, वो स्लो होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना जरा। मान लीजिए कोई सिस्टम है मेरे पास, सिस्टम मतलब गैस किसी कंटेनर में भरी हुई है। ये रही गैस। अब ये जो पिस्टन है यहाँ पर, मान लो गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। भाई सीधी बात है, अगर गैस एक्सपेंड करेगी तो गैस ठंडी होने लग जाएगी। अगर गैस ठंडी होने लग जाएगी तो होता क्या है, ये जो गैस है ये गैस सराउंडिंग से हीट ले लेती है। अब सराउंडिंग से हीट ले लेगी क्यों? ताकि अपना टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। तो अगर किसी गैस को हम एक्सपेंड करा रहे हैं तो वो ठंडी होने लगती है, और जब वो ठंडी होने लगेगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा फिर तो ये आइसोथर्मल रहा ही नहीं। तो होता क्या है, जैसे जैसे गैस एक्सपेंड करती रहती है वैसे वैसे सराउंडिंग से हीट भी लेती रहती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सेम सीन कंप्रेशन के केस में भी आप इमेजिन कर सकते हो। अगर इस गैस को कंप्रेस कर रहा हूं, अगर गैस का कंप्रेशन होगा तो गैस को कंप्रेशन करने पे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस रहा ही नहीं। तो होता क्या है, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल्स है तो ये गैस अपनी हीट को बाहर ट्रांसफर करती रहती है। अगर ये गैस हीट को बाहर ट्रांसफर करती रहेगी
तो ये क्या करेगा, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर या एक्सपेंशन के अंदर जो गैस होती है वो हीट बाहर भी रिलीज कर सकती है और बाहर से अंदर भी ले सकती है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसकी वॉल जो होंगी परफेक्टली कंडक्टिंग होगी। और जो कंप्रेशन या एक्सपेंशन हम करेंगे वो बहुत स्लो होना चाहिए, क्योंकि जब कंप्रेशन और एक्सपेंशन स्लो होगा तभी तो अंदर की हीट बाहर जा पाएगी या बाहर की हीट अंदर आ पाएगी। ये बात समझ में आ गया? तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन थी। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं होता, है ना, चाहे कंप्रेशन करो चाहे एक्सपेंशन करो, क्योंकि जो वॉल्स ऑफ कंटेनर होती है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होती है, तो वो अंदर की हीट बाहर भी ट्रांसफर कर सकते हो और बाहर की अंदर भी आ सकती है। पेज नंबर 1, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो भाई पहले। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? सबको आवाज तो आ रही होगी शायद। आवाज स्लो आ रही है, कम आ रही है, ज्यादा आ रही है या नहीं आ रही है? साफ कर दूं भाई? मिस्टर अनिक, करण जी। तो अभी भी कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा आइसोथर्मल कंडीशन में, तो वो स्लो होना चाहिए। और दूसरी बात, जो वॉल्स ऑफ कंटेनर है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब वो परफेक्टली कंडक्टिंग होगी तभी अंदर की हीट बाहर जा सकती है या बाहर की हीट अंदर आ सकती है। अब हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो ये है। ये डेरिवेशन के चांसेस ये मानकर चलो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट मैं बोलूं तो यही डेरिवेशन है। कल वाली क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी और ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा भाई। टॉपिक का नाम है यहाँ पे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये डेरिवेशन आपके कोर्स के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी थर्मोडायनेमिक्स में, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से समझना। मे बी केमिस्ट्री में किसी ने पढ़ाया हो तो मैं हो सकता है ना भी पढ़ाए हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिजिक्स में बड़े ध्यान से देखना और जो बोला जाएगा उसको बड़े ध्यान से समझना भी। अपनी बुद्धि बिल्कुल प्रयोग मत करना अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो, जितना मैं बोलूंगा उतना ही याद रखना। सिर्फ ये गैस है जो इसके अंदर भरी हुई है ये रही, और एन मोल्स ऑफ गैस है। जिस कंटेनर के अंदर इसको भरा हुआ है हमने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लो, एन मोल ऑफ आइडियल गैस हमने यहाँ पर ले रखे हैं इसको, और ये गैस मान लो एक्सपेंड हो रही है, इमेजिन करो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। तो वॉल्यूम में चेंज आया जब ये ऊपर गैस गई तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम में वॉल्यूम में चेंज आया। अब आपको पता है कि गैस के द्वारा वर्क किया गया है, तो लेट dw इज वर्क डन बाय गैस टू चेंज वॉल्यूम टू dv। कितना बदलाव लाने के लिए वॉल्यूम में, dv। तो dw वर्क बराबर हो गया p dv, ये आपको पढ़ाया गया है, वर्क बराबर p dv। बट आपको ये भी पता होगा आइडियल गैस है तो pv इज इक्वल टू nRT, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। तो p की जो वैल्यू आ गई वो dw बराबर कितना आ गया, p की जगह nRT अपॉन में v और साथ में dv। आवाज नहीं आ रही क्या, सबको आ रही है? आवाज बता दो भाई। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां पर आएगा ये dw nRT बाई v और साथ में dv। लिमिट होगी v इनिशियल से लेकर v फाइनल तक। dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, nRT बाहर आ जाएगा, ये रह गया 1 अपॉन में v और dv।
v इनिशियल से लेकर v फाइनल। अब जब भी कोई भी फंक्शन हो जिसका इंटीग्रेशन करना है, वो अगर डिवाइड में है मतलब नीचे है और उसकी एग्जैक्ट पावर 1 है, जैसा कि यहाँ पर इस वॉल्यूम का इंटीग्रेशन होना है और इसकी पावर कितनी है 1, अगर ये नीचे है और 1 पावर है तो इसका एक स्पेशल इंटीग्रेशन होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो W बराबर आ गया NRT, 1/v का इंटीग्रेशन हो गया ln, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, v इनिशियल से लेकर v फाइनल। v की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w आ गया NRT ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल log x माइनस log y। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो मेरे पास करण भाई फॉर्मूला आता है NRT ln v फाइनल अपॉन में v इनिशियल। और इस ln की जगह अगर आप नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसको मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको बाद में पता रहे, नेचुरल लॉग। इस नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2.303 से, फिक्स वैल्यू होती है NRT। अब ये आ गया लॉग v फाइनल अपॉन में v इनिशियल। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क का फॉर्मूला आ गया 2.303 NRT log v फाइनल अपॉन में v इनिशियल। अब अगर इसी फॉर्मूले को आपको प्रेशर की टर्म्स में लिखना है तो आपको बता देता हूं, P इनिशियल V इनिशियल बराबर हो जाएगा P फाइनल V फाइनल। तो V फाइनल अपॉन में V इनिशियल कितना हो जाएगा, P इनिशियल अपॉन में P फाइनल बराबर V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। इसकी वैल्यू यहां पुट करता हूं तो W आ गया बच्चों 2.303 NRT log P इनिशियल अपॉन में P फाइनल। नेचुरल लॉग को एक और तरीके से लिखा जाता है लॉग ई। जब हम लॉग की बात करते हैं तो लॉग हम दो तरीके से स्टडी करते हैं, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग ऑफ 10। वो हमारे पास मैथमेटिक्स का पार्ट है या फिर ज्यादातर पार्ट यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर हाल फिलहाल में अभी यूज हो रहा है अब आपके पास। तो मैं कुछ बातें लॉग के बारे में लिख दूंगा जो आपके काम आएगी बस। तो वर्क का फॉर्मूला आ गया 2.303 NRT log P इनिशियल अपॉन में P फाइनल। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन करना है वो वॉल्यूम की टर्म्स वाला ही करना है, यहां से चालू करके, ठीक है। एल एन का मतलब एल और एन अलग नहीं है, एल एन को नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग या फिर लॉग ऑफ बेस ई। अगर कंफ्यूजन ना हो तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं लॉग ऑफ बेस ई। एक होता है लॉग ऑफ बेस 10। तो ये जो LOG लॉग लिखा हुआ है ये होता है लॉग ऑफ बेस 10। मतलब कुछ ऐसे बातें बताता हूं शायद आपको समझ में आए। मैं लॉग की बात कर रहा हूं, लॉग 10 की बात करता हूं। तो जब हम log 10 की बात कर रहे हैं या log की बात कर रहे हैं, केवल जो log यहां पर है, तो जब हम log की बात करते हैं तो वो log 10 होता है। तो log 10 का मतलब क्या होता है, अगर हम 10 को एज अ बेस लेते हैं, 10 को एज अ बेस लेते हैं तो 10 के ऊपर कितनी पावर लगाऊं कि 10 आ जाए, एक पावर। तो log 10 की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही जैसे मैं बोलूं log 1, log 1 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 10 की पावर कितनी लगाऊं कि 1 आ जाए, 10 के ऊपर कितनी पावर लगाऊं कि 1 आ जाए, तो 10 के ऊपर 0 पावर लगाओगे तो ये हो जाएगा। तो log 1 की वैल्यू होती है 0। ऐसे ही कुछ चीजें और हमने यूज करी यहाँ पे, कुछ वैल्यूज बहुत सारी होती है, सबका लॉग निकाला जा सकता है। log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। मतलब अगर मैं 10 की पावर 0.3010 करता हूं तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ऐसे ही log 3 के लिए अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 0.4771। अर्थात अगर मैं 10 की पावर 10 के ऊपर 0.4771 पावर लगाता हूं तो मेरे पास 3 आंसर आएगा।
समझ गए आप लोग? पहले भी कभी लॉग का फंक्शन यूज करा है या सुना है? यूज करना तो मैं कहूंगा नहीं, पर सुना है कि नहीं सुना है, बस ये बता सकते हो। तुम में से कोई ऐसे व्यक्ति है जिसने लॉग आज तक पहली बार ही सुना है? तो बस लॉग 10 वाला ही पढ़ना है मैथ्स के अंदर। बिल्कुल सही है, लॉग 10 वाला ही पढ़ना है। बिल्कुल सही बोल रहा है विशाल। इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत सारा पार्ट यूज होता है लॉग का, और लॉग एच, लॉग ओ एच, ये बहुत सारी जगह आपने यूज करा है। वहां पर आपको पढ़ाया जाता है कि नेचुरल लॉग और लॉग ऑफ बेस 10, क्योंकि वहां पर बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए इक्विलिब्रियम में लॉग पढ़ाया जाता है आपको। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ये सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाती है, पेज 2। और उसमें क्या, अगर किसी ने स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लास ली होगी, तो जब मैंने मैथमेटिकल टूल पढ़ाया होगा तो मैंने उसमें भी लॉग को पढ़ाया होगा जरूर। जब इंटीग्रेशन पढ़ाया होगा तो ये स्पेशल कंडीशन लिखाई होगी जरूर, जिसने शुरू से पढ़ा है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, एंटी लॉग तुम्हें केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में नहीं पड़ेगी। साफ कर दो इसको। सुनिए, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने वर्क का करा है। कुछ यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं हमें। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के हमें ग्राफ बनाने हैं कौन कौन से? वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, मतलब पीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ, और एक पीटी ग्राफ, टेम्परेचर और प्रेशर। आपको बता देता हूं, अगर आप पीवी ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पीवी ग्राफ ऐसे बनेगा। आपको पता है आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब वी के पैरेलल बनेगा ग्राफ। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पी के पैरेलल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना टेम्परेचर यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, जबकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऐसे यहाँ पर है, अगर ये टेम्परेचर है यहाँ पर तो यही टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बोलिए भाई। अर्थात आप चाहे प्रेशर चेंज करो, चाहे आप वॉल्यूम चेंज करो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा ये आइसोथर्मल प्रोसेस में। बोलिए भाई, किसी को दिक्कत है तो? ये आपका पार्ट तीसरा पेज नंबर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। कर दो साहब। ठीक है जी। मान लीजिए क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा जी, पता नहीं यार, मैं तो बार बार देखता नहीं हूँ। चलिए, अगला टॉपिक है, और टॉपिक का नाम क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन को खुद करना है तुम्हें। इफ 5 moles of ideal gas taken at 27 degrees Celsius allowed to expand isothermally to thrice its volume,
वर्क निकालना है आपको, ठीक है। चलिए, तो टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 27 प्लस में 273 मतलब 300 केल्विन। एन की वैल्यू 5, इनिशियल वॉल्यूम V एंड फाइनल वॉल्यूम दे रखा है 3V। इनिशियल वॉल्यूम V तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 3V, और फिर आप सबकी वैल्यू पुट कर दे रहे हो, आंसर आ जाएगा। पेज नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन खुद करना पड़ेगा आपको, सब कुछ आपको पहले ही लिखा रखा है। हो गया, बोलिए भी। चलो आगे बताता हूँ। सुनो, टॉपिक का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ compression or expansion, compression or expansion in which heat of system remain constant, heat of system remain constant, that is heat does not exchange between system and surrounding। चलो भाई, तो द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन इन विच हीट ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, सिस्टम की जो हीट है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब हीट डज नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब जो हीट है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं होगी। वो सिस्टम अपनी हीट को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन सिस्टम को की जो हीट है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगी, ना तो हीट लेगा ना तो देगा। कंडीशन है किसकी, कुछ कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब भाई हीट अगर नहीं लेनी है ना ही देनी है, क्यू जीरो नहीं, डेल्टा क्यू जीरो, क्यू कुछ होता ही नहीं है, हमेशा डेल्टा क्यू लिखा जाएगा भाई। चलिए, वॉल्स ऑफ कंटेनर शुड बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। अब नॉन कंडक्टिंग क्यों होगी वो तो मैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिस्टम को अगर अपनी हीट को सराउंडिंग को नहीं देना ना ही लेना, तो वो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो ऐसे कंटेनर में होगा जिसकी वॉल्स कैसी होंगी, नॉन कंडक्टिंग। दूसरी बात, प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन शुड बी सडन। तो जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा वो सडन होना चाहिए, अचानक होना चाहिए, झटके से होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि जो गैस जब कंप्रेस या एक्सपेंड करेगी तो गैस को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अपनी हीट को सराउंडिंग को दे दे या सराउंडिंग से हीट ले ले। लेकिन अगर स्लो प्रोसेस होगा तो मे भी कुछ हीट बाहर जा सकती है या बाहर से हीट आ सकती है, इसलिए लिखा गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा सडन प्रोसेस होते हैं। अच्छा, झटके से बंद करना, कंप्रेस करना और झटके से एक्सपेंड करना।
अब आते हैं इसकी इक्वेशन पे। इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है, जो मेन इक्वेशन होती है वो तो ये होती है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओनली वी की पावर है ये, ना कि पी की तो 1 है, वी की पावर है। गामा इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रेशियो, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रेशियो। गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक होती है जैसे हीलियम हो गया, जैसे नियोन हो गया, जैसे आर्गन हो गया, एटसेट्रा। इनके लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3। 13 चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही डाई एटॉमिक के लिए अगर बात करूं मैं, डाई एटॉमिक गैस अगर है तो जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एटसेट्रा, इनके लिए गामा की वैल्यू होती है 7/5। फिलहाल दो के लिए तो आप याद रखोगे। दो और इक्वेशन होती है इसकी, टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में और प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में, पर मैं यही वाली लिखूंगा आप लोगों को। बोलो सही है क्या? पेज नंबर 6। किसी को पूछना है तो बोल दो भाई, चुप रहने से कुछ नहीं होता, चुप रहने से कुछ नहीं समझ में आएगा मेरे को। आगे बढ़ जाओ। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और बड़े ध्यान से समझना। दोबारा डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाते हैं, ताकि आगे का पार्ट पढ़ा सकें। ठीक है जी।